MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। दर्शकों, आज खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले आज आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। अगर आपका बच्चा भी है छोटा और वो लिफ्ट में सफर करता है तो ये तस्वीर आपके लिए दिखाइए। कैसे दो बच्चियां लिफ्ट में फंस गईं और उसके बाद एक बच्ची ने बहादुरी दिखाते हुए इन दोनों को बचाया। ये देखिए आप, दोनों बच्चियां लिफ्ट में फंसी हुई हैं और कैसे वो बच्ची बहादुरी दिखाती है आपके सामने। ये देखिए आप, कैसे बच्ची ने आखिर तक हार नहीं मानी। वो उनको बचाने के लिए डटी रही और कई देर बाद उसने अपने पैर को लिफ्ट के बीच में फंसाए रखा। उसके बाद कई लोग आए और दोनों बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये आपके लिए, हमारे लिए सावधान करने वाली खबर है दर्शकों, क्योंकि किसी भी समय तकनीक आपको धोखा दे सकती है और इस बच्ची की बहादुरी ने दो छोटी छोटी बच्चियों की जान बचाई। दर्शकों, वाकई बच्चों में ऐसी बहादुरी होनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर जो आज सामने आई है। वो है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। लेकिन बीजेपी ने आज कहा जैसे लश्कर तैयबा है वैसे लश्कर राहुल हो गया है। क्या राहुल अराजकता फैलवा रहे हैं? क्या बार बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह कहा जा रहा है कि आप माहौल खराब करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। दर्शकों, दिखाता हूं मैं आपको क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज देश भर में, आपके राज्य में, आपके शहर में ऐसा प्रदर्शन हुआ होगा। ये आपको प्रदर्शन दिखा रहा हूं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आमने सामने आ गए। इंदौर में पत्थरबाजी हो गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, एमएन सुनाइए। आपको बताता हूं, राहुल गांधी क्या वाकई ये कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन करें और इन्हें रोकने के लिए आज पुलिस ने कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया आपके सामने। दिखाइए फुल फ्रेम। दर्शकों, देख रहे हैं आप, मोहाली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शन के दौरान वहां पर जमकर लाठियां चली। दिखाइए जरा फुल फ्रेम।
जब पुलिस की टीम पहुंची और कार्यकर्ता नहीं माने तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। मैं कह रहा हूं अब आपको दिखाते हैं पुडुचेरी में कैसे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दर्शकों, ये बहुत बड़ी साजिश है। क्या देश भर में कोई दंगे की साजिश की जा रही है? क्योंकि ऐसा प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो सवाल खड़े करता है। विरोध 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 करते करते राहुल गांधी की सियासत पटरी से उतरने लगी। लोकतंत्र में संविधान के दायरे में रहकर विरोध जताने का अधिकार सबको है, लेकिन लगता है हाथों में संविधान लेकर चलने वाले राहुल गांधी संविधान की मूल अवधारणा को भूल गए। एआई समिट में कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद यह तो साफ हो गया कि देश और संविधान बचाने की बात राहुल के मुंह से अच्छी नहीं लगती। राहुल सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि का दिखावा करते हैं, असली मकसद सत्ता की चाहत है। ये कौन सी सोच के साथ कांग्रेस, और यही कारण है कि कांग्रेस का ऐसे पतन हो रहा है। ये डिफंक्ट लफंगा पार्टी जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहलाती है, वो सिर्फ बैंकरप्ट है, वहां दिखाई देते हैं। शेम शेम शेम। राहुल की वजह से कांग्रेस पतन की पराकाष्ठा पर है। सियासत में मतभेद और मनभेद के अंतर को राहुल को समझना होगा। अगर नहीं समझे तो पंजा का पत्ता साफ होने की वजह वो खुद बनेंगे। दर्शकों, ये तो शुरुआत है, मैंने आपको दिखाई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में हंगामा किया। आपको दिखाता हूं जयपुर की तस्वीर। ये आप देखिए, अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, लेकिन तस्वीर एक, सिर्फ देश विरोध की। दर्शकों, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस की देश विरोधी साजिश को लेकर। और ये देखिए आप, पटना के इलाके में राहुल गांधी को लेकर कैसा विरोध है आप देख सकते हैं। उनका पुतला तक जलाया गया। अब पटना में राहुल गांधी को देखिए आप, जरा सुनाइए। अब इधर गुजरात में भी ऐसा ही हुआ। दर्शकों, राहुल गांधी का पुतला फूंका गया और कहा एआई समिट में जो कांग्रेस ने किया वो देश विरोधी साजिश है। अब मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के बनारस में। राहुल गांधी से माफी की मांग की और कहा देश के अपमान पर राहुल गांधी माफी मांगे। लेकिन दर्शकों, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, पत्थर तक चलाने लगे। और ये प्रदर्शन बता रहा है कि अब
आर पार की लड़ाई है और राहुल गांधी अगर माफी नहीं मानेंगे तो फिर जेल भी जा सकते हैं। दंगेपन का संस्कार है, दंगेपन का संस्कार है, ये पाकिस्तान, ये परिवार है, ये मिलावटी परिवार है, रग रग में भ्रष्टाचार है। अब दर्शकों, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। आपको अलग अलग राज्य के अलग अलग शहर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, लेकिन सोचिए जरा, यह प्रदर्शन सियासी पार्टियों का प्रदर्शन है, लेकिन आरोप कांग्रेस पार्टी पर देश विरोध के हैं। एआई समिट में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से देश भर में गुस्सा है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बीजेपी सड़कों पर उतरी। इंदौर में तो गजब हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, आमने सामने आ गए, झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर में बीजेपी वर्कर्स पर पत्थर फेंके। हालात काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आपको बताएं, भोपाल में भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। मोहाली में तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई। पुडुचेरी में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर भिड़ गए। बनारस में, बरेली में, पटना में और सूरत में राहुल गांधी का पुतला जलाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देश भर में पोस्टर बैनर के साथ दर्शकों प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल पर देश को उकसाने का आरोप केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने लगा दिया। और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस और राहुल गांधी देश विरोध करने लगे। यह घोर निंदनीय है। वाकई दर्शकों, एआई समिट में जो हुआ है उससे वाकई देश की छवि खराब हुई है। लेकिन क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? सुनिए जरा। ऐसी पार्टी हो गई है राहुल गांधी के नेतृत्व में जो देश का विरोध करने लगा है, देशद्रोही का व्यवहार करता। आज एआई समिट हो रहा था। एआई समिट में जिस ढंग से उन्होंने व्यवहार किया, ये भारत का अपमान किया। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। यूथ कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जी के उकसावे पर इस तरह की हरकत करते हैं, उससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि इस देश की सत्ता उनके परिवार की विरासत है। ये परिवार की विरासत नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और देश की जनता सर्वोपरि होती है। लेकिन वो अपने आप को सत्य मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो कुकृत्य किए हैं, जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। कल का जो प्रदर्शन कांग्रेस का बहुत ही शर्मनाक रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी के कहने पे जिस प्रकार से अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं और सच में कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। धीरे धीरे करके कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने का जो रास्ता अपनाया है, ये सर्वथा निंदनीय है। लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी को अब चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मानहानि के केस में राहुल फंस चुके हैं पूरी तरह। एक तरफ साजिश और दूसरी तरफ फंसने के बाद आज काले झंडे दिखाए बीजेपी के कार्यकर्ताओं। कहा है कि राहुल गांधी ने जो साजिश की है वो देश के खिलाफ है। सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी मानहानि के केस में पहुंचे और खबर यह है कि अगर साबित हुआ तो राहुल गांधी जेल भी चले जाएंगे। इसके पहले भी कई सारे केसेस में राहुल चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के। अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। राहुल गांधी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, उनकी भी आज देख रहे हैं ये हंगामा करने वाले हैं और 5 दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें भेज दिया है। इन्हें किसने भेजा, क्या ये कांग्रेस पार्टी के इशारे पर यहां पहुंचे, तमाम सवालों का जवाब इनसे पूछा जाएगा। लेकिन आज जैसे ये लोग कोर्ट पहुंचे तो कैसा हंगामा हुआ, सुनवाइए जरा।
क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? फंडिंग मिली थी कहीं से? फंडिंग मिली थी, भारत मंच को प्रोटेस्ट करने के पीछे का क्या रीजन है? दर्शकों, सवाल पूछे जा रहे हैं, किसने भेजा? क्या ये राहुल गांधी का प्लान है? और आज तो बीजेपी ने इसकी तुलना आतंकवाद से की है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं दर्शकों, पहले आपको बताता हूं। ये आप देखिए, पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एआई समिट में प्रदर्शन से कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी सोच उजागर हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस की बड़ी साजिश का दिल्ली पुलिस अंदेशा जता रही है। कह रही है प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की ओर से देश विरोधी नारेबाजी हुई। नेपाल के जेंजीज याद है दर्शकों आपको, उसी तर्ज पर देश को बांटने वाले नारे लगाए गए। दिल्ली पुलिस ने इसी आधार पर चारों आरोपियों के रिमांड मांगे। पुलिस ने कहा कि हमें जांच करनी है और आरोपियों ने जो पीएम मोदी के चेहरे वाली टी शर्ट पहनी थी उसे किसने प्रिंट कराया, आरोपियों के मोबाइल रिकवर करने की भी जरूरत है। का पूछताछ में साजिश के सूत्रधार के नाम का खुलासा होगा, वो राहुल गांधी तो नहीं है। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी है। बिहार युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण हरि, बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना कांग्रेस के नरसिम्हा यादव से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। इसके बाद हंगामे में शामिल 3 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और उधर राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने लश्कर से जोड़ दिया। कैसे, सुनवाता हूं आपको। कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है। लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब लश्करे राहुल के सिपाही, लश्करे राहुल के झंडा बरदार, लश्करे राहुल के फरमाबरदार अब भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस पार्टी तो इस पर वाहवाही लूटना चाहती है। वो कह रही है हमने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज सच दिखाता हूं दर्शकों, चाहे अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर जगन मोहन रेड्डी हो, तीनों ने खुलकर विरोध किया है कांग्रेस पार्टी का। और यह कांग्रेस पार्टी को समझना होगा दर्शकों कि अगर कांग्रेस पार्टी विरोध करे अच्छी बात है, करती रहे विरोध, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश विरोध करेगी तो सवाल पूछे जाएंगे। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कई राजनीतिक दलों ने आपत्तियां जताई हैं दर्शकों। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तेलंगाना की बीआरएस और आंध्र की वाईएसआर कांग्रेस ने निंदा की है। आपको बताएं, हंगामा करना गलत है, कह रहे हैं अखिलेश यादव। इससे हमारे देश का अपमान होता है। जब दुनिया के डेलीगेट्स यहां आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से लड़ाई हमारा आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है। मैं इस तरीके के प्रदर्शन के पक्ष में नहीं हूं, राहुल गांधी को अखिलेश ने आईना दिखाया। उसके बाद मायावती ने कहा, नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट, जिसमें देश और विदेश के लोग आमंत्रित थे, यह इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इसी दौरान जिन भी लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, जिनकी तस्वीर दिखा रहा हूं, मायावती कहती हैं इन लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है। ये कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं। मायावती आगे कहती हैं कि ऐसा अति अशोभनीय और निंदनीय कृत्य नहीं होना चाहिए था। वाईएसआर की तरफ से जगन मोहन रेड्डी सामने आए। उन्होंने कहा, कल युवा कांग्रेस ने हम सभी को शर्मसार किया है। हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसी प्रकार के वैश्विक मंच का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यह बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा। तुच्छ राजनीतिक प्रदर्शन के लिए इस तरह से अवांछनीय है, बल्कि इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है, उसे नुकसान पहुंचता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो खुलकर राहुल का विरोध किया है। दर्शकों सुनिए जरा। जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। आखिरकार ये गलती सरकार की हुई है।
इतना अपमानित होना पड़ा। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है। बताइए, चीन का दिखाना पड़ा इन्हें। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। दर्शकों, अखिलेश यादव का स्टैंड राहुल गांधी को समझना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं की तरह फंस जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अगर आप भजन सुनते हैं तो आपको यह खबर आज जरूर देखनी चाहिए। आप मोबाइल में भजन सुनते हैं, आप अगर टीवी में भजन सुनते हैं तब भी आपको यह खबर देखनी चाहिए दर्शकों, क्योंकि तेलंगाना में भजन सुनने पर मारपीट हो गई, पत्थरबाजी हो गई। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, मां दुर्गा के भजन बजे तो आप देखिए जरा कैसे हंगामा हो गया। दिखाइए जरा पहले फुल फ्रेम, फिर पूरी खबर बताएंगे। दर्शकों, रमजान के महीने में पत्थरबाजी, 500 से ज्यादा की भीड़ पहुंची और हिंदुओं पर पत्थर चलाए गए। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, जब आप वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दुर्गा भजन सुनने से इनकार किया महिलाओं को कि आप भजन नहीं सुन सकते। सोचिए जरा, ये दिन आ गए अब भारत में। दर्शकों, जिस शख्स ने मना किया उसकी धुनाई की, उसकी पिटाई की, जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन कट्टरपंथी उसके बाद पुलिस पर हमला करते। यानी आरोपी को अगर भीड़ ने पीट दिया तो पुलिस पर कट्टरपंथी भड़क गए। देखिए जरा। लेकिन दर्शकों, कट्टरपंथी पुलिस के रोकने से नहीं रुके और उस स्टोर में पहुंच गए जहां पर भजन सुना जा रहा था। देखिए आप स्टोर में कैसे हंगामा किया गया है, दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, एक कट्टरपंथियों की भीड़ क्या साजिशन यहां पर पहुंची है। सोचिए जरा, तेलंगाना में ये हरकत की गई है रमजान के महीने में, और ये चुन चुन कर दुकानों को तोड़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें दर्शकों। दर्शकों, इस देश में रहने वाले कई लोग हैं। हर शख्स अपनी पसंद के मुताबिक करना चाहता है हर काम, लेकिन अगर कोई कट्टरपंथी उसे रोके तो सवाल पूछे जाएंगे, ये नफरत कहां से आई है। रिपोर्ट देखिए।
रमजान के पहले 3 दिन शहर सुलगाने वाले शांति दूतों के टारगेट पर अब तेलंगाना का नया शहर बांसवाड़ा है। मोबाइल पर भजन सुनना एक कट्टरपंथी को इतना खटक गया कि पूरे शहर को नफरती साजिश में झोंक दिया। कमाल तो यह कि रमजान पर भाईजान को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार हाफ डे देने की तैयारी में है, और जब हिंदू भजन सुने तो उसे रोके जाने पर विरोध की सजा दी जा रही है। क्या कांग्रेस का यह कोई नया प्रयोग है? एक सवाल उसी नफरती जमात से भी, मोबाइल मेरा, कान मेरे, आस्था मेरी, फिर भाईजान को कैसी दिक्कत? क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को इतनी भी आजादी नहीं? क्या भाईजान तय करेंगे हिंदू क्या सुने, क्या खाए, क्या पहने, किसे पूजे और कब पूजा करे? दर्शकों, सवाल ये, अगर भजन सुना जा रहा है तो दिक्कत क्या है? और अगर दिक्कत है और आपकी बात नहीं मानी तो आप तोड़फोड़ करेंगे। ये देखिए कैसे बांसवाड़ा में, तेलंगाना में भजन बंद कराने के लिए लोग पहुंच गए। दिखाइए जरा इन लोगों, कितनी बड़ी संख्या है इन लोगों की। लेकिन दर्शकों, आज सवाल यह है कि अगर कोई भजन सुन रहा है तो भाई दिक्कत कैसी है? मोबाइल उसका, हेडफोन उसका, भजन उसका, कान उसके, दिक्कत आपको क्यों है? यही पूछ रहे हैं लोग। रमजान के महीने में शहर शहर कट्टरपंथी प्लान एक्टिव हो गया है। जबलपुर, हैदराबाद की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अब एक और शहर में बवाल हुआ है दर्शकों। तेलंगाना के बांसवाड़ा शहर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने जमकर पत्थर चलाए। बवालियों की भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया, उन्हें चोट पहुंचाई। विवाद की शुरुआत हुई दर्शकों दुर्गा मां के भजन सुनने को लेकर। दरअसल महिलाएं कुछ लोकल स्टोर में मोबाइल पर भजन सुन रही थी। तभी एक मुस्लिम शख्स आया और महिला से भजन बंद करने के लिए कहा। भाईजान ने कहा कि तुम भजन बंद कर दूसरा गाना क्यों नहीं बजा रही हो? भजन बंद कराने आए शख्स ने बातचीत के दौरान एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और इसी को लेकर कट्टरपंथी और स्टोर स्टाफ के बीच तीखी बहसबाजी होने लगी। यहीं से खेल नफरती गैंग के पास पहुंच गया और उनकी एंट्री हुई और सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई, जो आप देख रहे हैं। 500 से ज्यादा की संख्या में कट्टरपंथी भीड़ भजन बंद कराने स्टोर के बाहर आ गई दर्शकों। इस दौरान कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर पत्थर चलाए, इलाके में तोड़फोड़ की और पुलिस ने जब माहौल शांत कराने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस की टीम को रौंद दिया। इसी तेलंगाना सरकार ने रमजान पर मुसलमानों के लिए जल्दी छुट्टी का नियम बनाया दर्शकों, यानी रमजान तक मुस्लिम कर्मचारी वर्किंग आवर्स से पहले, तय समय से पहले जा सकते हैं। लेकिन इसी तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में हिंदुओं को भजन तक सुनने नहीं दिया जा रहा। इसलिए दर्शकों, ये भेदभाव कैसा है, सवाल पूछे जा रहे हैं और इसे लेकर आज हमने बात भी की है दर्शकों। सुनवाते हैं आपको। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए ये आम रहा है, हमेशा से ही करती जा रही है। और हम देखें तो शुरुआत की राजनीति से लेकर अब तक कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर के हमेशा से ही एक कदम आगे रही है। लेकिन ये कदम जो है दिन ब दिन और आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो एक कदम अब 10 कदम होते जा रहे हैं। मुस्लिम अपीजमेंट की बात करें, रेवंत रेड्डी की कांग्रेस शासित सरकार जो है हमेशा से इसमें आगे रही है। एक बार फिर जब ये रमजान का महीना आया है तो रमजान के इस महीने में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के ऑफिसेज हैं वहां पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो वहां काम करेंगे उनको 1 घंटा पहले छुट्टी दे दी जाएगी। निहायत एक गंदी सी कोशिश है सत्ता में बने रहने की कांग्रेस की, लेकिन यही उनकी नीति है। ये नीति दिन ब दिन निचले स्तर पे जाती जा रही है। दर्शकों, सुन लिया आपने, यही कोशिश, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है दर्शकों। ये तुष्टीकरण की राजनीति अब हर पार्टी का हथियार बन गया है। उसमें समाजवादी पार्टी का भी नाम जोड़ लीजिए। अब जब नियम बनाए गए हैं दर्शकों लाउडस्पीकर के कि आप अपने फोन में भजन सुन सकते हैं, आपको बाहर बजाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा ही नियम मुसलमानों के लिए भी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत है दर्शकों। दिखाइए जरा पहली तस्वीर।
यूपी में तमाम जो मस्जिदें हैं वहां से लाउडस्पीकर उतार लिए गए क्योंकि इनकी आवाज सभी को सुनाना जरूरी नहीं है, ये कोर्ट ने कहा, और उसका एक सिलेक्ट डेसिबल होता है, यानी तय सीमित संख्या में आवाज और लाउडस्पीकर दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, दर्शकों बताता हूं आपको। ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता और ये कह रहे हैं कि भाई अब तो लाउडस्पीकर लगा देना चाहिए। सुनिए जरा ये क्या तर्क दे रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। अगर सरकार गांव के अंदर, तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में, जिस जगह जो ज्यादातर कम्युनिटी भी है सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। अब मंत्री से सवाल किया गया तो मंत्री ने ही जवाब दिया, और क्या कहा उन्होंने वो भी जरा आपको सुनवा देता हूं, सुनवाइए जरा। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है, अगर कोई कंप्लेंट करता है कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी लोगों। अब दर्शकों, विपक्ष ने एक नया सवाल उठा दिया कि भाई कांवड़ यात्रा में भी तो डीजे चलता है, तब क्यों आवाज नहीं होती कम? और इसे लेकर कैसी सियासत हो रही है रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूपी में रमजान के महीने में भाईजान को लाउडस्पीकर की याद आने लगी। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग कर दी। कहा रमजान के 1 महीने के लिए सरकार को परमिशन देनी चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। कमाल अख्तर के सवाल पर संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब देने में देर नहीं की। कहा सरकार ऐसी छूट नहीं दे सकती, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर ही लाउडस्पीकर पर बैन लगा है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है, अगर कोई कंप्लेंट करता है कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर उसको बंद होता है। यूपी में किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने की छूट है, लेकिन कोर्ट के तय आदेशों का पालन जरूरी है। सवाल ये, फिर क्यों रमजान में सपा के भाईजान को लाउडस्पीकर की याद आई? क्या लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाकर अल्पसंख्यकों को लुभाने की समाजवादी पार्टी कोशिश में लग गई है? अब दर्शकों मैं बताने वाला हूं, यह विवाद शुरू हो गया है क्योंकि रमजान शुरू हो गए और समाजवादी पार्टी तो यही तर्क दे रही है। दर्शकों आइए आपको बताता हूं समाजवादी पार्टी का तर्क क्या है। यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। दर्शकों समाजवादी पार्टी के विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, यही है वो। इनका नाम है दर्शकों कमाल अख्तर, सपा के विधायक हैं और सरकार से एक मांग करते हैं मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगा दिया जाए, उसकी परमिशन दी जाए। रमजान के 1 महीने के लिए मुसलमानों को छूट दी जानी चाहिए। लाउडस्पीकर से इफ्तार सहरी के समय की घोषणा की जाती है। आपको बताएं रोजा रखने वालों को इससे काफी आसानी होती है, यह कहना है कमाल अख्तर का। कमाल अख्तर की डिमांड पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया। उन्होंने कहा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है और योगी सरकार लाउडस्पीकर लगाने की छूट नहीं दे सकती है। शादी समारोह में भी रात में लाउडस्पीकर बजता है तो पुलिस तय वक्त के बाद बंद करवाती है। हम किसी की धार्मिक मान्यताओं या परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा गया। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कहा समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करती है। यूपी में मंदिरों मस्जिदों पर मानक के अनुसार लाउडस्पीकर बजते हैं और धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की अनुमति से लाउडस्पीकर लगाए जा सकते हैं। दर्शक मस्जिदों पर भी लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति है, लेकिन लाउडस्पीकर बजाने में नियम का पालन करना होगा। सपा के विधायक आर के वर्मा ने डीजे और दुर्गा पूजा का मुद्दा उठा दिया। दर्शकों सोचिए जरा,
कहा अगर दुर्गा पूजा के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति दी जाती है तो रमजान के लिए भी अनुमति देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और इसी पर देश भर में सियासत गर्मा गई है। सुनवाता हूं आपको मैं। ये इस तरीके की बातें पूरी तरीके से तथ्यहीन है। तो ये समाजवादी पार्टी, देखिए यही बड़ी दुख की बात है कि हमेशा मुसलमानों को गुमराह करने के एजेंडे के साथ वो काम करते हैं। प्रदेश में कहीं भी लाउड स्पीकर पे मनाही नहीं है। मानक के अनुरूप और अनुमति लेके हर धार्मिक स्थल पे लाउड स्पीकर का परमिशन शासन प्रशासन ने दे रखा है। देखिए बिल्कुल सही बात है और ये छूट की बात नहीं है, ये तो परंपरा चली आ रही है। आज की थोड़ी, ये 1500 साल की परंपरा है। एक धार्मिक रिचुअल है ये, उसमें अगर कोई किसी को उठा रहा है या कह रहा है तो परेशानी किस बात की है। लाउड स्पीकर की पहली बात तो क्या, जब मोहम्मद साहब थे, वो हर चीज़ तो मोहम्मद साहब के हिसाब से करते हैं, तो क्या लाउड स्पीकर थे? वो लाउड स्पीकर बजाते थे क्या? और ऊपर से माने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उनका निर्देश भी है, तो माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना ये हर सरकार की ड्यूटी है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनकी धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाज के अनुसार अगर धार्मिक आयोजन में अगर लाउड स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है तो मुझे लगता है कि अगर हम दुर्गा पूजा के लिए अनुमति देते हैं तो रमजान के लिए भी हमें अनुमति देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यदि कोई चीजें परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं और सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है विचार करने के लिए, तो सरकार विचार करे। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने एक बिला वजह का इशू लाउड स्पीकर का उठा दिया, जबकि ये कोई इशू नहीं था। 1 मिनट से 1.5 मिनट का वक्त लगता है अजान में और सहरी का वक्त बताने में सिर्फ 10 सेकंड से 20 सेकंड का वक्त लगता है। इसके अलावा और कहीं लाउड स्पीकर को कोई इस्तेमाल नहीं होता। कमाल अख्तर ने विधानसभा में कह करके इसको मुद्दा बना दिया और उस पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एक फरमान जारी। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ूंगा और एक और बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं और ये खबर जैसे ही आई दर्शकों सभी हैरान रह गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कल तक सरकार पर निशाना साध रहे थे, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, ये कोर्ट ने कहा है। दर्शकों, कोर्ट ने आदेश दिया है। पूरा मामला क्या है, स्वामी क्या कह रहे हैं, उस पर आपको दिखाते हैं। जरा पहली तस्वीर दिखाइए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाल ही में माघ मेले में जमकर विवाद हुआ था, तब से लेकर अब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइएगा। यह है वो कोर्ट का आदेश। दर्शकों, इसमें लिखा हुआ है अविमुक्तेश्वरानंद का नाम आप देख सकते हैं और बाकायदा बताया है कि इन पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए, यानी एफआईआर होनी चाहिए। दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए। शंकराचार्य का विवाद माघ मेले से शुरू हुआ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर यह भी दावा किया कि वो शंकराचार्य ही नहीं है और इसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ता है। दर्शकों, ये जो पिटाई हुई थी इसे लेकर ही पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध भी हुआ। इसके बाद कई तरह के राजनीतिक आरोप लगे, लेकिन दर्शकों अब खबर यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन एफआईआर क्यों होगी दर्शकों, आइए मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे। दर्शकों, 2 नाबालिग लड़कों ने कुकर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित नाबालिग लड़कों का आरोप है कि गुरु सेवा के नाम पर संबंध बनाने का दबाव बनाया था और आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद पर यह आरोप लगाए थे। बच्चों के साथ कुकर्म करने का संगीन आरोप लगाया था। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए वो कोर्ट गए और कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। कैमरे के सामने कोर्ट में पीड़ित बच्चों ने अपने बयान भी दर्ज कराए और कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट देखने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं और कोर्ट के आदेश के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, न्यायालय ने हमें आज न्याय दिया है। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया और कहा कि यह सब कुछ साजिशन किया जा रहा है और इसको लेकर दर्शकों अब सफाई भी दी जा रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सुनवाता हूं जरा मैं आपको।
न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वर जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टा में न्याय मिला है। छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। न्यायालय ने कहा है कि धनंजय अपराध कुकर्म जो गंभीर धाराएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, ललिता देवी का हवाला देते हो, साफ साफ कहा है कि जो घिनौना जो बड़े से बड़ी धारा लगा सकते हो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। माननीय अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। विवेचना नहीं, इंक्वायरी प्रथम दृष्टा होती है, विवेचना तब होती है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तो महाराज जी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ में और संदर्भ में जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय पटल पर, उस पर माननीय पाक्सो जज विनोद चौरसिया जी ने उसका सम्यक गहन अवलोकन एवं परिशीलन किया। लेकिन दर्शकों, ये विवाद अब बढ़ता गया है और इतना बढ़ गया है कि अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसे साजिश बताने लगे। लेकिन दर्शकों, कई गंभीर आरोप भी लगे। कोर्ट के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, रामभद्राचार्य से हम लोगों का वाकयुद्ध चलता रहता है। उन्होंने अपने चेले को आगे कर हम पे फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है और रामभद्राचार्य चाहते हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि हम गौ माता की रक्षा की आवाज ना उठाएं, इसलिए ये सब हमारे खिलाफ किया जा रहा है। रामभद्राचार्य का चेला एक हिस्ट्री शीटर है, वो लोगों को धमकाता है, धन उगाही करता है। हम कोर्ट का पूरा सहयोग करेंगे, इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झूठा केस थोड़ी ही सच्चा हो जाएगा। हम ऐसे होते तो हमको पछतावा होता। बनावटी केस तो बनावटी ही रहेगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। सीएम योगी सदन में खड़े होकर हमारे खिलाफ बोलते हैं, वो इसलिए नहीं बोलते कि उनको हमारे खिलाफ बोलना है, वो पुलिस को मैसेज देते हैं कि आपको ये करना है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किस तरह की बातें वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है। आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। और दर्शकों, अब मैं जो खबर आपको दिखाने वाला हूं वो हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हमारी टीम ने पूरी स्टडी करके ये तैयार की है, क्योंकि राजनीतिक पंडित योगी आदित्यनाथ की छवि को लेकर अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसी छवि? ये छवि दर्शकों, आमतौर पर योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता और अनुशासित राजनेता, अनुशासित मुख्यमंत्री, बाबा बुलडोजर के नाम से जानते हैं और उनके एक्शन के देश भर में चर्चा है। उनका मॉडल जो है देश भर में चर्चित है, लेकिन आजकल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, जो इतना मुस्कुरा रहे हैं इसके पीछे क्या छिपा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं दर्शकों पहली तस्वीर कि कैसे उनका भाव बदला है। ये आप देखिए, 2025 में गुस्सा भी था, लेकिन अब 2026 में फुल फ्रेम दिखाइए जरा। अब आजकल हंसी मजाक और लाइट हो गया है माहौल। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यह हंसी बहुत कुछ दिखाती है। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और अब दर्शकों आप दिखाते हैं, ये आप देखिए तस्वीर, योगी आदित्यनाथ की ये मुस्कुराहट 2026 में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या ये ग्लोबल छवि की वजह से हो रहा है? देखिए जरा इस तस्वीर को। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था
और उनको फांसी क्यों हो गई है। उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां। अब दर्शकों आप ये देखिए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की एक और तस्वीर सामने आई। उसमें भी योगी आदित्यनाथ किस्सा भी सुनाते हैं और मुस्कुराहट भी जताते हैं। दिखाइए जरा ये तस्वीर। ये सभी चीज हापुड़ के पापड़ के बारे में, इलाहाबाद के अमरूद के बारे में, बलिया के हलवा के बारे में, यानी ये सभी चीज, जौनपुर की इमरती, हाँ आपने कभी खिलाया ही नहीं तो क्या कैसे कोई बोले। आप खा करके स्वयं मोटा गए लेकिन कभी आप लोगों ने खिलाया। संकल्प ले लिया है आपने, कहा था आर्य समाजी, देखिए आर्य समाजी कभी अकेले नहीं खाता था, 25 किलो, लेकिन ये संगत का असर है। अगर आप इधर होते ना तो ये नहीं करते। दर्शकों यही सदन था जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और अब कितना बदलाव आ गया देखिए। विपक्ष की बातों पर भी योगी आदित्यनाथ हंसते हैं। दिखाइए जरा कैसे, देखिए जरा। आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो तो अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था, ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो, आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो तो। अब दर्शकों गलगोटिया के मुद्दे पर भी हंसते हैं, लेकिन जो बदलाव है मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। ये आप देखिए, हंसते हुए योगी आदित्यनाथ ज्यादा सहज नजर आ रहे हैं। क्या वो छवि में बदलाव कर रहे हैं? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, बच्चों से मुलाकात। पहले बच्चे भी थोड़ा सा सख्त तेवर देखकर योगी आदित्यनाथ के पास नहीं आते थे, लेकिन अब बच्चे भी उनके साथ घुल मिलकर बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने बर्ताव में बदलाव किया है। और ये सख्त के बाद थोड़ा सा नर्म बदलाव है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए, ये बदलाव नंबर 3। योगी लोकल से ग्लोबल हो रहा है दर्शकों। योगी जापान जाने वाले हैं, सिंगापुर का दौरा करने वाले हैं। इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने ऐसा दौरा नहीं किया है, इसलिए हम कह रहे हैं ये बदलाव क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, इस रिपोर्ट में जरा समझिए। माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो जनता का खून चूसते थे, हमने कहा इनकी भी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकाल लेनी चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। करिश्माई कलेवर, फायर ब्रांड तेवर, हिंदुत्व के प्रहरी, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर, भगवाधारी सीएम। जो हंसते तो सब चंगा और गुस्से में गरजे तो समझ लो मिट्टी में मिलना तय। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ लेकर चले उसे योगी कहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बंदूक से निकली बारूद और बुलडोजर से निकली धूल से जो खिला दे कमल का फूल, उसे योगी कहते हैं। आज उन्हीं योगी के चेहरे पर एक करिश्माई चेंज आया है, तो राजनीतिक पंडित भी दंग रह गए। क्या ये वही योगी हैं?
देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आना है और वो अपने तेवर को थोड़ा तल्ख के बजाय थोड़ा सा अपना सौम्य नेचर लाते हैं, तो मेरा मानना है कि उनको इसका फायदा मिलेगा। सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते नेता का कद ही नहीं, उसका चेहरा, उसकी भाषा बताती है कि मंजिल क्या है। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। कल तक एंग्री यंग मैन योगी के चेहरे पर आज मुस्कान बढ़ गई है, आवाज में तल्खी कुछ कम हुई है और तेवरों की जगह संयम ने ले ली है। तो इसे केवल मूड स्विंग कहना राजनीतिक नासमझी हो। तो जब आप एनडीए जैसी पार्टी के मुखिया के तौर पे आते हो, तो आपको दूसरे दलों को भी साथ में लेकर चलना रहता है। तो कम से कम आपका ऐसा नेचर होना चाहिए, ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि सबको साथ ले चलने की आप में कुव्वत हो। तो मेरा मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी अपना टोन थोड़ा सा नर्म करते हैं तो इसका लाभ मिलेगा। राजनीति में एक नियम है, जैसा अखाड़ा वैसी जंग। यूपी की कमान संभालने के बाद कट्टर हिंदू, कड़क तेवर, फायर ब्रांड फ्लेवर आपने देखा, लेकिन जब बात राष्ट्रीय स्तर के सियासी अखाड़े की हो तब विविधताओं का संचालक तो बनना पड़ता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ का जो ये बदलाव है वो कैसा दिखता है और कैसे नजर आने लगा है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं फायर और आइस कॉम्बिनेशन। एक तरफ आग, फायर ब्रांड, दूसरी तरफ नरम। सीएम योगी के व्यक्तित्व में अचानक बड़े बदलाव दिख रहे हैं दर्शकों। खबर यह है, कल तक हर कोई एंग्री यंग मैन योगी आदित्यनाथ को कहता था, वो आजकल हंसते हुए नजर आते हैं, हंसाते हुए नजर आते हैं। योगी के चेहरे पर यह मुस्कान बढ़ी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कई सारे तेवर बदले हैं जो कई इशारे करते हैं। क्या योगी के व्यक्तित्व में सिर्फ स्टाइल चेंज है या फिर रणनीतिक बदलाव है? क्योंकि राजनीति में छवि एक हथियार की तरह होती है और साल दर साल नेताओं के तेवर बदलते हैं दर्शकों। लेकिन योगी के ग्लोबल दौरे से पहले यह बदलाव सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। क्या योगी अपने फायर ब्रांड नेता की छवि से आगे बढ़ रहे हैं? जैसे यूपी में माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, कठोर सीएम के तेवर ने बम्पर विजय दिलाई। क्या अब योगी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं? अब योगी बुलडोजर से हार्ड पावर और बच्चों के जरिए सॉफ्ट पावर को बैलेंस कर रहे हैं। अपराध से अलग अब वो विकास और निवेश के साथ ग्लोबल मंच की बातें करते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में चुनाव हो, योगी की डिमांड और क्रेज जमकर बढ़ा है। सन्यासी की सादगी के साथ वो परिवार और समाज से भी अपना गहरा जुड़ाव रखते हैं। जैसे गांव में रात गुजारना, बच्चों को चॉकलेट बांटना, ये बदलाव का हिस्सा है। यानी 25 तक जो योगी बुलडोजर बाबा थे, अब क्या 26 में वो कोई नई पहचान बनाएंगे? वो पहचान बदलेगी? यही सवाल है दर्शकों, और इसे लेकर तमाम तरह के कयास भी लगने शुरू हो गए। इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आना है और वो अपने तेवर को थोड़ा तल्ख के बजाय थोड़ा सा अपना सौम्य नेचर लाते हैं, तो मेरा मानना है कि उनको इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि जब आप राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आते हो तो दूसरे दलों, खासकर जब आप एनडीए जैसी पार्टी के मुखिया के तौर पे आते हो या फिर एनडीए जैसी पार्टी में आते हो, तो आपको दूसरे दलों को भी साथ में लेकर चलना रहता है। दूसरे दल के लोग हो सकता है आपसे किसी बात को लेकर असहज रहें, तो कम से कम आपका ऐसा नेचर होना चाहिए, ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि सबको साथ ले चलने की आप में कुव्वत हो। तो मेरा मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी अपना टोन थोड़ा सा नर्म करते हैं तो इसका लाभ मिलेगा। वैसे भी मीठी वाणी का कब किसको नुकसान हुआ है, तो मेरा मानना है कि सौम्यता से कहीं न कहीं राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भी वो लोगों का दिल जीतेंगे और उनका परचम लहराएगा। अब दर्शकों यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर जो ये छवि बदल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है दर्शकों? योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर जाने वाले हैं। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने गोरखनाथ मठ के महंत को देश के सबसे बड़े राज्य की कमान सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में योगी की छवि आक्रामक हिंदुत्ववादी नेता की थी। तेज भाषण, सख्त बयान, यूपी के जो तेवर चाहिए वही योगी आदित्यनाथ में थे, वही फ्लेवर था। और फ्लावर नहीं, योगी आदित्यनाथ फायर थे। लेकिन केंद्र में तैयार होती राजनीतिक रिक्त को भरने का क्या वक्त करीब आ गया, ऐसा राजनीतिक पंडित कहते हैं। नेशनल लेवल, ग्लोबल की हो रही है, जापान जा रहे होगी। और आपको ये बताएं, ये विविधताओं का संचालक बनाती हुई तस्वीरें हैं।
जब योगी का चेहरा कुछ अधिक संतुलित, मुस्कुराता हुआ, संवाद प्रिय दिखता है, तो यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या यह सिर्फ इमेज मेकओवर है या बड़ी सियासी तैयारी की आहट है। दर्शकों, क्या राज्य की सीमाओं से बाहर कोई सोच है? और बड़ी बात यह, क्या 2027 में जीत की संघ की कोई रणनीति है? दर्शकों, और यही सबसे बड़ी बात है, इसी को लेकर राजनीतिक पंडित सवाल पूछ रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात है, उनका जो स्वभाव है, जो उनका मैं कहूँगा कठोर स्वभाव है, वो उनकी यूएसपी है और उसी स्वभाव के कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो अपराध है उस पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके तेवर ढीले पड़ गए और ऐसे कि अब सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज पर ही डोनाल्ड ट्रंप हमला करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अब धराशायी हो चुका है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप इस समय मुश्किलों में हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन अभी उनके तमाम फैसलों पर दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दिखाइए अगली तस्वीर। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था बड़े जोर शोर से, दुनिया पर यह दिखाया था उन्होंने, ऐसा टैरिफ वैसा टैरिफ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को गैर कानूनी बताया। अगली तस्वीर दिखाइए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका दिया, लेकिन यह भारत के लिए फायदे का सौदा होगा। दर्शकों, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे यह भारत के लिए फायदे का सौदा होगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंस गए। दर्शकों, टैरिफ लगाकर वो सोच रहे थे कि मनमानी करेंगे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आइए आपको बताते हैं कैसे बदला। भारत पर अब केवल 10% टैरिफ लगेगा। इससे पहले ट्रंप ने 18% टैरिफ का ऐलान किया था। अमेरिका ने 50% से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया, लेकिन अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा फायदा होगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर कल बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुनिया भर के देशों में चर्चा है, क्योंकि उन्हें फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत को भी सीधा फायदा होगा। ट्रंप को टैरिफ का पैसा लौटाना होगा। इसके अलावा भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता हो जाएगा। भारतीय सामान की मांग बढ़ेगी तो भी फायदा होगा। कंपनियों में छटनी की आशंका भी कम हो जाएगी। देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। शेयर बाजार में तेजी आएगी जो आने लगी है। भारत का विकास भी अब तेज होगा। और इन खबरों के बीच भारत यूएस ट्रेड डील की भी बहुत बड़ी खबर है। दर्शकों, अगले हफ्ते इस पर दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत अमेरिका में होगी। मार्च में भारत यूएस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और 1 अप्रैल से ट्रेड डील के लागू होने के भी संकेत मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज इस बात के संकेत दे दिए हैं। कहा, डील पर असर नहीं होगा, जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। कुछ नहीं बदलेगा, वे टैरिफ देंगे और हम नहीं देंगे। पीएम मोदी एक महान आदमी है। अमेरिका के मामले में वो जिन लोगों के खिलाफ थे, उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट थे। वो हमें लूट रहे थे, इसलिए हमने भारत के साथ डील की। हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे हैं और वो दे रहे हैं। हमने थोड़ा पलटी मारी। ट्रेड डील पर पिछले दिनों हम लोगों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था। अब हम लोगों ने दोनों देशों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड डील फाइनल कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा है। दर्शकों, भारत की पूरी तैयारी, अमेरिका की पूरी तैयारी है, लेकिन बाजार क्या कह रहा है? दर्शकों, आपको समझाता हूं। इस समय भारत में तेजी देखी जा रही है शेयर मार्केट में, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी बताया। अगली तस्वीर दिखाइए। सेंसेक्स निफ्टी में बदलाव, सोने और चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखा गया है। यह भी अब फायदे के संकेत दे रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब खबर यह है दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, ये पैक्स सिलिका, इसकी जो डील है दर्शकों, ये बहुत बड़ी है और भारत में और अमेरिका में जो ये संबंध बन रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट में निवेशकों को तगड़ा फायदा मिलने वाला है। आपको बताता हूं दर्शकों कि मार्केट में कैसे तेजी से
जैसे ही टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, मार्केट में तेजी देखी गई है। यह बुल भागने लगा है दर्शकों। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर शुक्रवार को देखा गया। फैसले का सीधा असर अमेरिकी शेयर मार्केट पर भी दिखा दर्शकों, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर एशियाई बाजारों में भी दिखा। जानकारों का कहना है कि इसका असर भारत में भी दिखेगा। सोमवार का इंतजार है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी की उम्मीद है, क्योंकि शुक्रवार को निफ्टी में करीब 400 अंकों की तेजी देखी गई थी, और सेमीकंडक्टर और टेक कंपनी से जुड़े इंडेक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कपड़ा, फार्मा, समुद्री उत्पाद, रत्न आभूषण के शेयर्स में तेजी के आसार हैं दर्शकों। संकेत हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में और तेजी आ सकती है। भारत में सोने के दाम 1.75 यानी 1,75,000 रुपए तक टच कर सकते हैं। संकेत यह है कि चांदी की कीमत 3.5 लाख के पार जा सकती है, और इसीलिए ये संकेत बताते हैं कि भारत में भी माहौल बदलेगा। लेकिन इस पर भी अब सियासत हो रही है। सुनवाते हैं। यह बात कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली थी, यह बात तो भारत को मालूम थी। तो ऐसा क्या कारण है कि अचानक 2 फरवरी को प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और सरेंडर कर दिया और उनकी हर शर्त मान ली? उसका नतीजा ये निकला कि हमने अमेरिका की बातों में आकर, उनके दबाव में आकर रूस से, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, उससे उन निर्यातकों को तो निसंदेह काफी लाभ होगा, जिनकी राशि अतिरिक्त टैरिफ के तौर पर जिन्हें चुकानी पड़ी है, उन्हें उसकी वापसी हो जाएगी। हम बार बार ये कहते रहे कि आपने देश को विश्वास में नहीं लिया। जो निगोशिएशन के हिस्सा है, उनको छान छान क्लैरिफिकेशन करना होगा। आप अलाउ कर रहे हैं धुंध को, उससे और कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अब दर्शकों में आज आपको बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है अमेरिकी, उसमें भारतवंशी का हाथ है। यही है कात्याल साहब, और इनका बहुत बड़ा योगदान है दर्शकों। इनका योगदान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और ये भी जानकारी दे रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान बी पर काम शुरू कर चुके हैं। आइए जरा आपको बताता हूं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में प्लान बी लागू कर दिया है। प्लान बी मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया टैरिफ प्लान। नए टैरिफ प्लान के तहत ही टैरिफ की दर 10% रखी गई है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे के अंदर ट्रंप ने इसका ऐलान भी कर दिया दर्शकों। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के प्लान बी को ग्लोबल टैरिफ प्लान बताया, जिसके तहत भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर 10% टैरिफ लगेगा। यही बड़ी खबर है। ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत 10% टैरिफ लगाया है। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पुराना टैरिफ का फैसला लिया, उसके बाद उनकी मुश्किल बढ़ गई, और सुप्रीम कोर्ट में जो मुश्किल बढ़ी है उसके पीछे हाथ है भारतवंशी का। किसका दर्शकों? कात्याल साहब का। पिछले साल ट्रंप ने टैरिफ लगाया, और ट्रंप ने तमाम देशों पर मनमाना टैरिफ लागू कर दिया। टैरिफ की वजह से अमेरिका में सामान महंगे हो गए, जिसकी वजह से पूरा मामला अमेरिकी कोर्ट में चला गया, और अमेरिका के खिलाफ कई कारोबारी अमेरिकी कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ पहुंचे। 12 राज्य सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप पर कानून से बाहर जाकर टैरिफ लगाने के आरोप लगे। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीति को खारिज कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से बहुमत में अपना फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा कि ट्रंप को टैरिफ का अधिकार नहीं है, केवल अमेरिकी संसद को टैरिफ का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में वकील नील कात्याल की बड़ी भूमिका है, और एडवोकेट नील कात्याल ने ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस को मजबूती से लड़ा। एडवोकेट नील कात्याल भारत मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। फैसले के बाद ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के जजों को बेशर्म तक कहने लगे हैं, और इसी को लेकर अब चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत निराशाजनक है, और मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही कि उसमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं। जो विदेशी देश सालों से हमें लूट रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, वो सड़कों पर नाच रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं नाचेंगे। वो जज हमारे देश के लिए शर्म की बात है। कोर्ट आदेश के हितों और एक ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट से प्रभावित हो गया है जो लोगों की सोच से कहीं छोटा है।
तुरंत प्रभाव से सेक्शन 232 के तहत सभी नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ लागू रहेंगे। आज मैं सेंसेक्स 122 के तहत पहले से लगे रहे हमारे नॉर्मल टैरिफ के अलावा 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर हस्ताक्षर करूंगा। अब दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप कैसे बदलते हैं आप देखिए। कल 10% की बात कह रहे थे और जब मैं अभी खबर आपको बता रहा हूं, नीचे हम खबर भी दिखा रहे हैं, 15% कर दिया है। सोचिए आप, 10 से 15 कर दिया। यही डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत है। अगली तस्वीर दिखाइए। चीन को लेकर भी उनके सख्त फैसले। अब ग्लोबल टैरिफ 10 से 15% कर दिया है और जो मैं प्लान भी बता रहा था वही है डोनाल्ड ट्रंप का प्लान भी, जो उन्होंने लागू कर दिया है। लेकिन दर्शकों, ये जो संकेत हैं ये बहुत कुछ बताते हैं कि अभी किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा तो वसूल लिया, लेकिन अब लौटाएंगे कैसे। ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी से 200 अरब रुपए कमाए। खबर है कि ट्रंप के वसूले गए पैसे वापस लौटाने होंगे। इस फैसले से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे ही संकेत दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन फैसला आने के बाद कंपनियों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। कई कंपनीज ने रिफंड के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। पैसे लौटाने का फैसला होता है तो प्रक्रिया काफी जटिल होगी, क्योंकि रिफंड का फैसला अमेरिकी कस्टम विभाग करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट और कोर्ट दूसरे जो भी हैं वो अलग तरह से कम से कम 2 साल का वक्त लग सकता है दर्शकों इसमें। लेकिन पैसे लौटाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका का कानून यही कहता है 1990 के दशक में रिफंड हो चुका है और अगर ट्रंप ने पैसे गलत तरह से वसूले हैं तो फिर उन्हें पैसे लौटाने होंगे। अब मैं आपको दर्शकों एक और बड़ी खबर आज की दिखाने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं दर्शकों, जो भारत से जुड़ी हुई है। भारत को लेकर बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, आतंकी प्लान बना रहे हैं और दिल्ली में अटैक की तैयारी की जा रही है। तस्वीर दिखाइए, पहली तस्वीर ये आप देखिए। उसके बाद जैसे ही बताया गया कि दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले दर्शकों देश में फिदायीन हमला किया था लाल किले पर और उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। चांदनी चौक में मंदिर और सब जगह पर देखिए जरा जवान तैनात किए गए। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। दर्शकों, दिल्ली जहां पर अभी एआई इंपैक्ट समिट हुआ है और इसके पहले भी कई तरह के आयोजन, लेकिन अब दिल्ली में अलर्ट है दर्शकों। खबर यह है कि मंदिरों को टारगेट पर लिया जा सकता है। दिल्ली में आतंकी फिर से हमले की साजिश कर रहे हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इसका इनपुट भेजा है। लाल किले के आसपास आईईडी ब्लास्ट को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। आतंकी संगठन लश्कर ताइबा ने हमले की प्लानिंग की है। भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों को आतंकी निशाना बना सकते हैं। चांदनी चौक इलाके के मंदिर भी आतंकियों के टारगेट पर आ गए हैं। खुफिया अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर आपको बता रहा हूं, लाल किला और धार्मिक स्थलों के पास सुरक्षा काफी ज्यादा कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वाहनों की जांच के साथ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और क्विक एक्शन टीम भी तैनात कर दी गई है। एजेंसीज ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत आप भी पुलिस को दे सकते हैं। 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास कार में बम धमाका हुआ था। धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस घटना के बाद पहली बार आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। अब पुलिस की टीम भी इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र दर्शकों आपको जरूर सुनना चाहिए। आज का सूत्र हमने लिया है महाराज प्रेमानंद जी से। वो कहते हैं, जब आप चारों तरफ से मुश्किलों में घिर जाते हैं और हर रास्ता आपको बंद नजर आने लगता है, तो समझ लीजिए आपकी आस्था और धैर्य की आखिरी परीक्षा चल रही है। इस कठिन घड़ी में आपको डगमगाना नहीं है, क्योंकि जब आपकी हिम्मत दम तोड़ रही होती है तब ईश्वर अपनी असीमित शक्तियों को समेट रहा होता है। परमात्मा की रोशनी का उदय सूरज की तरह होता है और आपके हर दुख को एक पल में भस्म कर देता है। ईश्वर वक्त नहीं बदलते, वो सीधा किस्मत बदलते हैं। इसलिए कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH